MCQs नंबर 1, द यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज। इस MCQs में एंगुलर मोमेंटम का यूनिट पूछा गया है। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। इस फार्मूले के मुताबिक हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का यूनिट बनेगा, वो बनेगा जूल सेकेंड। MCQs नंबर 2, टू फोर्सेस विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन कॉन्स्टिट्यूट ए डैश। ऐसी फोर्सेस जो जिनकी मैग्नीट्यूड इक्वल हो बट एक्ट कर रही हो अपोजिट डायरेक्शन की, तो इस टर्म को, इस फॉर्मूला को हम बोलते हैं कपल। फॉर एग्जांपल, आपकी गाड़ी का एक स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं जो उनकी मैग्नीट्यूड इक्वल होती है बट अपोजिट डायरेक्शन में होती है, जैसे गाड़ी का स्टीयरिंग होता है, ये कपल कहलाता है। बी इज द करेक्ट आंसर। MCQs नंबर 3, द मूवमेंट ऑफ फोर्स डिपेंड ऑन। मूवमेंट ऑफ फोर्स किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है? मूवमेंट ऑफ फोर्स एक्चुअली टार्क की टर्म में डिफाइन किया गया यहाँ पे। तो टार्क होता है हमारे पास R क्रॉस F। तो इसके मुताबिक हमारे पास R पोजीशन और F जो है हमारे पास फोर्स है, और वहाँ पे चॉइस ऑफ रीजन, क्योंकि वहाँ पे साइन थीटा होता है तो वहाँ पे रीजन भी लाई करता है कि कौन से रीजन की बात हो रही है। तो इसके मुताबिक करेक्ट आंसर बनेगा ऑल ऑफ देम। करेक्ट आंसर इज डी। MCQs नंबर 4, क्वांटिटी ऑफ द एंगुलर मोशन इज। एंगुलर मोशन जो होती है, जिसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो जो क्वांटिटी होती है वो क्या कहलाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट आंसर इज डी, एंगुलर मोमेंटम कहलाती है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। MCQs नंबर 5, अर्थ हैज़ डैश एंगुलर मोमेंटम। हमारी जो ज़मीन है उसका एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो कैसा होता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, बोथ स्पिन एंड ऑर्बिटल। हमारी जो अर्थ है वो सूरज के गिर्द भी रोटेट कर रही है, जिसको हम कहते हैं ऑर्बिटल मोशन, और अपने एक्सिस के गिर्द भी घूम रही है हमारी ज़मीन, तो उसको कहते हैं स्पिन मोशन। तो हमारे पास करेक्ट आंसर बनेगा सी, बोथ स्पिन एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट बात करते हैं MCQs नंबर 7, इन द लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ फोर्स पासिस थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन द मोमेंट आर्म इज इक्वल टू। मोमेंट आर्म मीन टार्क इज इक्वल टू, टार्क का फार्मूला होता है टार्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। अगर हमारे पास लाइन ऑफ फोर्स ऑफ एक्शन पासिस थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन देन आर इज इक्वल टू जीरो, दैट्स वाई टार्क विल बी जीरो, मोमेंट आर्म विल बी जीरो। करेक्ट आंसर इज बी, जीरो। MCQs नंबर 7, the perpendicular distance between the line of action of force and axis of rotation is called। the perpendicular distance between the line of action, यहाँ पे perpendicular distance की बात हो रही है। perpendicular distance जो होता है वो movement arm कहलाता है। टार्क का फार्मूला टार्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, हेयर आर इज द movement arm। तो it is the perpendicular distance between the line of action of force and axis of rotation is called the movement arm। it is denoted by R। MCQs नंबर 8, ए बॉडी विल बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम इफ। बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कब होगी? कौन सी कंडीशन फुलफिल करेगी? करेक्ट आंसर इसका है डी, तमाम टार्क का सम इज इक्वल टू जीरो। इट मीन्स सम ऑफ ऑल द टार्क इज इक्वल टू जीरो, देन द बॉडी विल बी द रोटेशनल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट बात करते हैं MCQs नंबर 9, ए बॉडी सेटिस्फाई द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल बी इन। ये बॉडी जो है वो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करती है, तो उस वक्त बॉडी जो होगी वो किस कंडीशन में होगी? करेक्ट आंसर इसका है रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगी बॉडी। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं MCQs नंबर 10, ए पैराशूटर फॉलिंग टुवर्ड द अर्थ इज इन द स्टेट ऑफ द इक्विलिब्रियम बिकॉज। एक पैराशूटर जो होता है, फॉर एग्जाम्पल वो प्लेन पे बैठा हुआ है, ऊपर से उसने छलांग लगाई ज़मीन की तरफ, तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाता है। तो इसकी वजह क्या होती है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज बैलेंस्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो करेक्ट आंसर इज सी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होती है वो बैलेंस हो जाती है ग्रेविटेशनल फोर्स से। F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट बात करते हैं MCQs नंबर 11, द वेक्टर क्वांटिटी टार्क। टार्क जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये डिपेंड करती है ऑन द चॉइस ऑफ द रीजन। करेक्ट आंसर इज ए, चॉइस ऑफ द रीजन डिपेंड अपॉन। MCQs नंबर बात करते हैं 12 की, द डायरेक्शन ऑफ द टार्क इज। टार्क की डायरेक्शन किस तरफ होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट हैंड रूल से इसको फाइंड करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। फार्मूला होता है टार्क का, टार्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द मोमेंट आर्म एंड द फोर्स। इट्स यूनिट इज न्यूटन मीटर। नेक्स्ट बात करते हैं MCQs नंबर 13,
the moment of the momentum is called the angular momentum. Very important MCQs. Angular momentum कहलाता है moment of momentum. MCQs number 14. If the distance of the particle from the axis of rotation is double, the moment of inertia will be the मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं mr² इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर हम यहाँ पे बात हो रही है डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन को अगर हम डबल कर दें, इट मीन्स r को डबल कर दें, तो उस वक्त हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो फार्मूला के मुताबिक mr², r already² है, तो वहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 4 टाइम्स, इंक्रीज 4 टाइम्स। सी इज द करेक्ट आंसर। MCQ नंबर नेक्स्ट बात करते हैं 15। इन द रोटेशनल मोशन एनालॉग ऑफ द फोर्स इज, रोटेशनल मोशन में एनालॉग ऑफ फोर्स इज इक्वल टू द टॉर्क। इट मीन्स कि इस MCQ में पूछा हुआ है कि रोटेशन मोशन में के अंदर जो फोर्स होती है वो टॉर्क के इक्वल होती है, टॉर्क जैसी होती है, जैसे रोल प्ले करती है फोर्स लीनियर मोशन में, इसी तरह रोटेशनल मोशन के अंदर टॉर्क प्ले करता है रोल। MCQ number 16. The term torque is equal with. Correct answer is moment of force. Very important is the correct answer. This means is equal. Similarly, MCQ number 17. If the direction of the applied force is reversed, then अगर direction of applied force को अगर हम reverse कर दें तो उस वक्त कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। इसके मुताबिक जो करेक्ट आंसर वो है डी। आंसर मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लगाए हुए हैं तो आपकी हेल्प के लिए। MCQ नंबर 17 का करेक्ट आंसर डी है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द टार्क रिमेन सेम बट द डायरेक्शन ऑफ द टार्क रिवर्स अकॉर्डिंग टू 17 स्टेटमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं MCQ नंबर 18। द आर्म ऑफ द कपल इज, करेक्ट आंसर इज डी, लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी ऑलरेडी कि हमारे पास जैसे गाड़ी का स्टीयरिंग होता है तो उसके ऊपर दो इक्वल फोर्सेज लग रही होती हैं जिनकी मैग्नीट्यूड इक्वल होती है बट उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो इसके मुताबिक करेक्ट आंसर बनेगा सी। नेक्स्ट बात करते हैं MCQ नंबर 19। द एंगुलर मोमेंटम L कैन बी रिप्रेजेंट इन द टर्म ऑफ द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो इसके मुताबिक एंगुलर मोमेंटम को हमने रिप्रेजेंट करना है इन द टर्म ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी एंड द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसके मुताबिक जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा L इज इक्वल टू I ओमेगा। Here L is the angular momentum, I is the moment of inertia, omega is the angular velocity. तो correct answer is A. Next बात करते हैं MCQ number 20. It is easier to turn a steering wheel with the both hands than with a single hand because. इस MCQ में पूछा हुआ है कि जब हम एक स्टीयरिंग व्हील को घुमाते हैं तो वो ईजी होता है कि जब हम दोनों हाथों से घुमाते हैं एज़ कम्पेयर टू द सिंगल हैंड। जब हम एक हाथ से घुमाते हैं तो वो मुश्किल होता है। तो इसकी वजह क्या होती है, इसका जो करेक्ट आंसर वो है ए कपल एक्ट ऑन द व्हील। कपल मीन दो इक्वल फोर्सेस जिसकी मैग्नीट्यूड्स इक्वल होती है और उनकी डायरेक्शन जो होती है वो अपोजिट होती है। जैसा कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी एग्जांपल दे चुका हूँ, तो इस वजह से स्टीयरिंग व्हील को घुमाना आसान होता है क्योंकि वहाँ पे दो इक्वल फोर्सेस लग रही होती हैं सेम मैग्नीट्यूड की जिनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो एक सिंगल हाथ से घुमाएंगे तो वो मुश्किल होगा क्योंकि वहाँ पे कपल प्रोड्यूस नहीं होगा। दैट्स वाई ए इज द करेक्ट आंसर। MCQ नंबर 21। द फिजिकल क्वांटिटी विच प्रोड्यूसेस एंगुलर एक्सेलरेशन इज कॉल्ड। वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती है जो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टॉर्क। टॉर्क एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह फोर्स जो होती है वो न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, इसी तरह टॉर्क जो होता है ये एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। A is the correct answer. MCQ number 22. Two forces which are equal in magnitude but opposite in direction and are not act along the same line constitute A. This is known as the couple, as example of the steering of the wheel. MCQ number 23. The unit of the angular momentum is. Angular momentum का unit क्या होता है? Correct answer इसका है joule second. According to formula of the angular momentum, L is equal to R cross P. Here R is the perpendicular distance from the axis of rotation, P is the linear momentum, putting the units of the R meter, angular momentum kilogram meter per second. After simplifying we have unit of the angular momentum L as the unit joule second. MCQ number 24. When the net torque act on the system is zero, which of the following will be the constant?
जब तमाम टार्क का सम जो है किसी सिस्टम के ऊपर एक्ट कर रहा है, उसका सम जो है वो ज़ीरो है, तो उस वक्त कौन सी क्वांटिटी जो होगी वो कांस्टेंट होगी। इसका जो करेक्ट आंसर वो है एंगुलर मोमेंटम जो होगा L इज इक्वल टू 0 होगा। MCQ number 25. The rate of change of angular momentum is also called the torque. Very very important. D is the correct answer. Rate of change of angular momentum is also called the torque. जैसे कि हमने कहा था लास्ट चैप्टर में, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, और इस एमसीक्यू में पूछा हुआ है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द टॉर्क, क्योंकि कंपेयर करेंगे हम एंगुलर मोमेंटम को टॉर्क के साथ और लीनियर मोमेंटम को फोर्स के साथ। करेक्ट आंसर बनेगा डी। नेक्स्ट बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 26। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज कंजर्व्ड इफ द एंगुलर मोमेंटम किसी भी पार्टिकल का कंजर्व कब रहता है, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो। करेक्ट आंसर इसका है ए, नेट टार्क ऑन द पार्टिकल इज जीरो। समेशन तमाम टार्क का सम जो है वो इक्वल टू जीरो होगा, तो उस वक्त हमारे पास सिग्मा तमाम टार्क का सम इज इक्वल टू जीरो होगा। उस वक्त एंगुलर मोमेंटम एल की वैल्यू जो होगी वो कांस्टेंट होगी ऑफ द पार्टिकल्स की, किसी भी पार्टिकल की। MCQs number 27. If the axis of rotation of the rotating body passes through the body itself, then its motion is called, its motion is the linear motion होगी उसकी, क्योंकि वो बॉडी के अंदर से पास हो रहा है, तो इस वजह से वो मोशन जो होगी वो लीनियर हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे आर की वैल्यू जीरो होगी, वहाँ पे टर्निंग इफेक्ट जो होगा वो जीरो हो जाएगा। दैट्स वाई द मोशन विल बी द लीनियर मोशन। MCQs number 28. The magnitude of the torque of the couple depend on the magnitude of torque of the couple किस चीज पे डिपेंड करती है। इसका जो करेक्ट आंसर वो है सी, द डिस्टेंस बिटवीन द एफ एंड नेगेटिव एफ, बिकॉज वहाँ पे अनलाइक पैरेलल फोर्सेज होती हैं, क्योंकि दो फोर्सेज जो होती हैं वो अपोजिट एक्ट करती हैं। जैसे गाड़ी के स्टीयरिंग की मैंने एग्जांपल दी, बार बार बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, इसलिए मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ। कपल की जहाँ बात आएगी वहाँ पे गाड़ी के स्टीयरिंग की बात आएगी, तो वहाँ पे इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। दैट्स वाई करेक्ट आंसर इज एफ माइनस एफ। नेक्स्ट बात करते हैं MCQs नंबर 29। द टॉर्क इज मैक्सिमम व्हेन द फोर्स इज, टॉर्क का फार्मूला होता है आर क्रॉस एफ, तो टॉर्क जो होगा वो मैक्सिमम कब होगा, जब फोर्स एक्ट कर रही होगी परपेंडिकुलर टू दी मूवमेंट आर्म, बिकॉज वहाँ पे साइन 90 जो होगा वो 1 होता है, इस वजह से परपेंडिकुलर टू द मूवमेंट आर्म। नेक्स्ट बात कर लेते हैं MCQs नंबर 30। द रेशियो ऑफ द SI सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट फॉर द एंगुलर मोमेंटम टू द लीनियर मोमेंटम इज, एंगुलर मोमेंटम का यूनिट होता है जाउल सेकेंड और लीनियर मोमेंटम का यूनिट होता है न्यूटन सेकेंड। तो हमारे पास जो इसकी जो रेशियो आएगी दोनों यूनिट्स की, वो आएगी हमारे पास जाउल पर न्यूटन। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं MCQs नंबर 31। इफ फोर्स ऑफ 8 न्यूटन इज अप्लाइड टू द स्पैनर परपेंडिकुलरली एट द डिस्टेंस ऑफ 0.15 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द नट, द मूवमेंट ऑफ द फोर्स एक्ट ऑन द नट इज। एक्चुअली इस MCQs में न्यूमेरिकल MCQs पूछा गया है कि जैसे हमारे पास एक टॉर्क का फार्मूला यहाँ पे यूज़ करना है, आर क्रॉस एफ फार्मूला होता है, जिसके अंदर फोर्स गिवन है और हमारे पास यहाँ पे मूवमेंट आर्म की वैल्यू गिवन है 0.15 मीटर, तो यहाँ पे हमने फाइंड करना है मूवमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपली इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.2 न्यूटन मीटर इज द टॉर्क। तो यहाँ पे स्पाइनर की बात हो रही है। स्पाइनर हमारे पास वो चाबी होती है, वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम किसी भी नेट को ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं। तो ये हमारे पास बेस्ट एग्जांपल ऑफ द टॉर्क एप्लीकेबल। तो करेक्ट आंसर इज ए, क्योंकि वहाँ पे परपेंडिकुलर की बात हो रही है, साइन 90 जो होगा वो 1 हो जाएगा, इस वजह से सिंपली मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा ए। MCQs नंबर 32। द पॉइंट विच डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द होल सिस्टम और द बॉडी इज नोन एज। इस MCQs में पूछा हुआ है कि पॉइंट जो डिस्क्राइब करता है मोशन ऑफ द होल सिस्टम और द बॉडी इज नोन एज द सेंटर ऑफ मास, वो बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं MCQs नंबर 33। ए पार्टिकल मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड इन द सर्कल हैज डैश एक्सेलेरेशन, वो पार्टिकल जो मूव कर रहा है विद द यूनिफॉर्म स्पीड के साथ इन द सर्कल, अलोंग द सर्कल,
तो उस वक्त उसकी एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या होगी, उसकी जो एक्सेलेरेशन जो होगी वो यूनिफॉर्म होगी। करेक्ट आंसर इज सी, एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म। बिकॉज वहाँ पे स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है, तो वहाँ पे एक्सेलेरेशन जो होगी वो भी यूनिफॉर्म होगी। तो करेक्ट आंसर बनेगा इसका सी। ये तो थे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। किसी भी तरह की क्वेरी के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।